आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में शुरू करते हैं कि मेटल की डेफिनेशन से कि मेटल क्या है। वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले लस्टर, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरस, सॉलिड स्टेट एंड डेंसिटी। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं क्या होते हैं। तो लस्टर जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शाइनी अपीयरेंस, जो कि किसकी वजह से होता है? लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मेटल की सरफेस पे जब लाइट टकराती है या लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो शाइन करता है। तो मैलिएबिलिटी जो कि है अगली प्रॉपर्टी, मतलब मेटल को इतना ज़्यादा हैमर किया जा सकता है कि इसकी पतली से पतली शीटें बनाई जा सकती हैं। मैलिएबिलिटी को आप सीधा रिलेट करेंगे इनटू थिन शीट से आप उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब हो गया कंडक्ट करना। क्या कंडक्ट करेगा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स कंडक्ट करते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर हैं सिल्वर और कॉपर, ठीक है। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है। फिर अगली बात आ गई डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो इनकी तारें बनाई जा सकती हैं, जिसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली हम कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के तौर पे यूज़ होती है। जो हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी, डैम से घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, वो एल्युमिनियम वायर्स तक से ही पहुंचती है। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आयरन और टंगस्टन का क्या है? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। टंगस्टन हम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। जो हम बल्ब देखते हैं, येलो लाइट जो एमिट करते हैं, उनमें टंगस्टन होता है। मतलब जो फिलामेंट है हमारा, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बल्ब में जो ये वाला पार्ट है, ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलता नहीं आसानी से। उसके बाद है कि ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मरकरी नहीं होता, मरकरी लिक्विड होता है, और मरकरी को हम कॉमनली थर्मामीटर्स में यूज़ करते हैं। तो मेटल्स की क्या डेंसिटी हाई होती है। हाई डेंसिटी का मतलब वो हैवी होते हैं। सोनोरस की मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। ये सिंपल एग्जांपल है, मंदिरों में घंटी जैसे बजाते हैं। फिर बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद सॉल्ट्स, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। इसमें मोस्ट एग्जांपल है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमने पढ़ी है, ये पढ़ेंगे क्लास 10th में हमने पढ़ी है कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। जैसे ही हवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये फायर पकड़ लेते हैं और बर्न हो जाते हैं, मतलब एक किस्म से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए तो हम किस में इनको स्टोर करते हैं? दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। मॉइस्चर अगर थोड़ा सा भी लगेगा तब भी ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको हम इसीलिए केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं पोटेशियम और सोडियम को। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन किसका? मेटल्स का वाटर के साथ। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। सोडियम और पोटेशियम विग्रियसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अगर आप इनको पानी में थोड़ी देर भी डाल दोगे, आग पकड़ लेंगे ये, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा? अपना आयरन, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा,
वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। अगला रिएक्शन हम देखेंगे मेटल्स का एसिड के साथ। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये हमने पिछले चैप्टर में भी रिएक्शन देखा था। तो मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन बड़ा ज़्यादा विग्रेस होता है विद मोर रिएक्टिव मेटल्स। अब ये मेटल्स किस हिसाब से ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में आगे हम समझेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। जहाँ पे मेटल क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइंस एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनाइंस। अब आप लोग ये पढ़ो कि कैटाइन और एनाइन क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है इन पे, और कैथोड और एनोड इनमें क्या फ़र्क है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, कैटाइन और एनाइन और कैथोड, एक सेकंड लिखा नहीं गया यहाँ पे, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। ये आप ध्यान से देखना क्योंकि ज़्यादातर कंफ्यूजन इसमें हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की। अभी आपकी बुक की एक्टिविटी 3.10 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो बड़ा कॉमन सा एमनीमोनिक है, जैसे करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर ऑडी। AU स्टैंड्स फॉर गोल्ड। इसको इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि K से करीना, ने कार CR कार, मांगी MG मांगी AL ऑल्टो ZN जैन, फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर ऑडी, ठीक है। इस हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल्स जो है उसमें लस्टर नहीं होता, ठीक है, शाइनिंग नहीं होती, ब्रिटलनेस, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली व्हेन हैमर्ड। नॉन मेटल्स बड़ी आसानी से टूट जाते हैं जबकि मेटल्स नहीं टूटते। दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये अगले चैप्टर में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और कम डेंसिटी है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नॉन मेटल में देखेंगे कंबस्टिबिलिटी, क्या कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, दे अंडरगो कंबशन रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, सबसे पहले कंबस्टिबिलिटी, दूसरी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एसिड बेस रिएक्शन, हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्डिंग, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो क्या है, कंबस्टिबिलिटी की बात करेंगे सबसे पहले। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन जो कि दोनों नॉन मेटल हैं, ये अंडरगो कंबशन, ये कंबशन रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, S+O2 गिव्स SO2। एसिड बेस रिएक्शन की बात करें तो नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक नॉन मेटल कंपाउंड है, रिएक्ट करेगा इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, H2SO4, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा NaOH, ठीक है। रिफॉर्म क्या करेगा, सोडियम सल्फेट एंड वाटर, NaSO4 + H2O। तो हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन में क्या होता है, नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अभी मैंने आपको पीछे लिखवाया था कैटाइन और एनाइन का, देखना आपको अभी इधर से उसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग, ये भी इसकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे नॉन मेटल के साथ और कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है।
रिएक्शन विद वाटर, कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एसिड्स, ठीक है। और मेटल के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है, जिसकी वजह से वो न्यू कंपाउंड बनाएंगे। अब कहते हैं जब मेटल्स और नॉन मेटल्स इंटरेक्ट करते हैं वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। और जब नॉन मेटल्स बाकी नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स हैं आपके केमिकल कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कैटाइंस मेटल से जो मिलते हैं और एनाइंस जो नॉन मेटल से मिलते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो हमें मेटल्स और नॉन मेटल से मिलता है वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करके मेटल से नॉन मेटल के एटम पे, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, जो आयनिक बॉन्ड बन गया इनके बीच में जो दोस्ती कह रही होगी वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है, जिसकी वजह से ही क्या बनेगी, एक स्टेबल कंपाउंड बनना चाहिए जो ये बनते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ इनके आयनिक कंपाउंड्स की, इम्पॉर्टेंट बात है। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये यूजुअली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं पानी में या मेल्टेड या एज आयंस आर फ्री टू मूव। क्यों करते हैं, क्योंकि आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया भी था रिसेंटली, स्कूल एग्जाम्स में पूछा भी था कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, आयंस आर फ्री टू मूव, सो दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एनसीईआरटी में भी सिंपल एग्जांपल दे रखी है NaCl की, कि कैसे वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और इसकी फॉर्मेशन बता रखी है, ये रही, ठीक है। और MgCl2 की हमने बता रखी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का ये जो दे सकता है, ठीक है। और क्लोरीन को क्या करना, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सोडियम उसको दे देता है तो क्लोरीन ले लेता है, तो दोनों को शेयर कर लेते हैं और जो इनका आयनिक बॉन्ड बना उसकी वजह से दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। सेम केस है होगा मैग्नीशियम के साथ। आपको इसके लिए इनके एटॉमिक नंबर और वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी। तो ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, सॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड सेपरेट दी आयंस। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आयंस को सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट होती है। ब्रिटलनेस, सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स आर ऑफन ब्रिटल, ज़्यादातर वो ब्रिटल होते हैं, जैसे फोर्स लगाए वो टूट जाएंगे या उनकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये था बात आयनिक कंपाउंड्स की। अब बात करते हैं मेटल्स की अकरेंस की नेचर में, ठीक है। तो ज़्यादातर मेटल्स क्या है, अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, जो कि सर्व करता है मेजर रिजर्वायर ऑफ दिस एलिमेंट्स। ज़्यादातर हमें मेटल्स इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू या उस तरफ मिलते हैं, ठीक है, बुंदेलखंड वाले एरिया में मिलते हैं, या मतलब अगर आप स्टेट्स की बात करो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन स्टेट्स में मिलते हैं। सी वाटर कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली मिल रहे हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, और जो मिनरल्स हम अच्छे तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के निकाल लें, अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर लें, उन्हें हम ओर्स बोलते हैं, उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। इन मेटल्स को हम ओर से निकालेंगे कैसे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। कि मेटलर्जी एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, रिफाइनिंग करनी है और उनको प्रिपेयर करना है यूज़ करने के लिए। तो अलग अलग तरीके की रिफाइनिंग होती है मेटल्स की। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इनके बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। जो कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली हैं, एवरेज रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे जिंक, आयरन हो गया, इनको हम रिडक्शन प्रोसेस से निकालते हैं। इनको हम रिडक्शन प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, जैसे
कोक के साथ रिएक्शन करेंगे। कोक पीने वाली कोक नहीं है, कार्बन की फॉर्म है कोक, ठीक है। उसके साथ इसका रिएक्शन करवा के तो उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा, तो जैसे कॉपर मरकरी हो गया, इनको कैसे निकालेंगे, इनकी ऑक्साइड से निकालेंगे, कॉपर ऑक्साइड से, मरकरी ऑक्साइड से इनको निकालेंगे हीटिंग करके ही, ठीक है। इस मेथड को हम सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं। वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है आपको इतना। तो जो बिल्कुल ही कम रिएक्टिव है जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम हो गया, तो ये नेचर में मेटेलिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए कोई फर्दर खास प्रोसेस है नहीं। द कंसनट्रेशन ऑफ ओर्स, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स द कंबाइन टू क्रिएट आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ एंगेज होते हैं कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन के क्या होते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ सेपरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, वो मेटल्स जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट रिडक्शन करके भी करते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, इनकी तो सेल्फ रिडक्शन होती है जब ये हीट किए जाते हैं। तो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इसकी इस केस में यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल था, जैसे कॉपर हो गया, सिनाबार हो गया, गलेना हो गया। जो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं मेटल्स जैसे सल्फाइड, कार्बोनेट्स हैं जो नेचर में। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो दीज मेटल्स आर यूजुअली प्रीसेट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जैसे कि आयरन, जिंक और लेड हो गए, तो इनमें कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सल्फाइड या कार्बोनेट को हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड्स में। क्यों? क्योंकि ये आसान होता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना ऑक्साइड से रादर देन सल्फाइड से, ठीक है। सल्फाइड या कार्बोनेट से आसान होता है, ऑक्साइड में ले आए हैं उसको पहले। तो सल्फाइड को ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, रोस्टिंग करके, ठीक है। और कार्बोनेट को कैसे करते हैं जी भाई, कैल्सिनेशन करके, ठीक है। अब ये रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। रोस्टिंग क्या होती है, हीटिंग ऑफ और लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे लाएंगे ताकि हमें ये मेटल को ऑक्साइड में ला सके। अब जिंक सल्फाइड से जिंक क्या आ गया, ऑक्साइड से, ऑक्साइड में। जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड में आ गया ड्यू टू द रोस्टिंग ऑफ इट। कैल्सिनेशन क्या हो गया जी, कैल्सिनेशन हो गया, ऑक्सीजन नहीं देंगे हम इसमें, ठीक है। ये मोर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है कार्बोनेट्स की, ठीक है। जैसे जिंक कार्बोनेट से बन गया जी जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो गया। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर देन रिड्यूस्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स इन रिडक्शन प्रोसेस। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल की तो रिडक्शन करी जाती है, जैसे स्मेल्टिंग करी जाती है या थर्माइट प्रोसेस होती है, ठीक है। स्मेल्टिंग या रिडक्शन विद कार्बन। द रोस्टेड और कैल्साइंड और इज मिक्सड विद सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कोक और चारकोल। चारकोल और कोक क्या एक्ट करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ऑक्साइड की भी वो फॉर्म छोड़ देगा और प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। थर्माइट प्रोसेस क्या है, एक ऐसी टेक्निक है टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल पाउडर एज फ्यूल, ठीक है। मेटल पाउडर को एज ए फ्यूल यूज़ करके मेटलिक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और टाइटेनियम को हम क्या करते हैं एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं थर्माइट रिएक्शन में। हाईली रिएक्टिव मेटल्स की हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिकली रिड्यूस करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको हम रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से,
ठीक है, उनकी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड होगी जो मॉल्टन स्टेट में होगी। उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे मॉल्टन सॉल्यूशन में, तो मेटल हमें कैथोड पे मिल जाएगा और एनोड पे मड या इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है और एक सिंपल सेटअप है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं करंट आ रही है। ठीक है, सोडियम हमारा कैथोड पे और एनोड पे क्लोरीन है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। द रिड्यूस्ड मेटल्स ऑब्टेन्ड आर जनरली इम्प्योर। जो हमें मेटल मिलते हैं वो जनरली इम्प्योर होते हैं, उनके साथ बड़ी सारी इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड होती हैं जिनको हमने क्लीन करके उनको रिफाइन बनाना होता है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर लेते हैं या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड। एक थिक ब्लॉक होगी उसको हम एज ए एनोड यूज़ करेंगे। A thin strip of pure metal is used as cathode. ठीक, a solution of metal salt is used an electrolyte। और जब इसमें से हम करंट पास करेंगे, जो मेटल आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के रिड्यूस हो जाते हैं एज मेटल्स विच आर डिपॉजिट एट दी कैथोड। कैथोड पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मेटल आयन एंड गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड उससे वो कैथोड पे चल जाएगा उसके बाद। ठीक है, इतना ये थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मेरे ख्याल से, इतना एक्सप्लेन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें लास्ट पार्ट हमारा बचता है करोजन का, कि करोजन क्या है, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल, ज़्यादा मोस्टली क्या मेटल ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो ये करोजन क्या होती है, वो होती है डिटोरिएशन ऑफ मेटल विद टाइम। ये किसकी वजह से होती है, जब वो मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के, एयर के या केमिकल्स के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो उसकी क्वालिटी क्या है, ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। चैप्टर की जितनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, वो आपको मैंने इस वीडियो में लाई, और आई होप कि आप क्विक रिवीजन करके तो आगे सैम्पल पेपर या बाकी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वो सॉल्व करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।